इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अशोका सिटी सेक्टर 7 नजदीक हुड्डा सेक्टर 2 पलवल। यहां आपको 80 वर्ग गज से लेकर के 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स तुरंत रजिस्ट्री की 7 आसान किश्तों पर उपलब्ध हैं। दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना पर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक किस्सों के इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष श्रृंखला में मैं संजय मग्गू आज फिर एक नए किस्से के साथ आपके समक्ष मौजूद हूं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश की आयरन लेडी के रूप में ख्याति प्राप्त 4 बार मुख्यमंत्री रही सुश्री मायावती की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 10 मार्च को यह सामने आ जाएगा कि किसमें कितना दम है। इसी क्रम में अपने दर्शकों के लिए देश रोजाना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से जुड़े उनके राजनीतिक करियर व अन्य अनकहे, अनसुने, अनछुए और यादगार प्रसंगों पर बात करता है। पूर्व मुख्यमंत्री के किस्सों की सीरीज में आज पेश है उस महिला की कहानी जिन्हें उत्तर प्रदेश की परफेक्ट वीमेन पॉलिटिशियन माना जाता है। बात है बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की, जिन्हें उत्तर प्रदेश की सियासत में बहन जी के नाम से भी जाना जाता है। मायावती उत्तर प्रदेश के इतिहास में 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला नेता। इसके साथ ही वह देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री भी हैं। 15 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव में मायावती का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता दूरसंचार विभाग में यानी कि डाकघर में कार्यरत थे। मायावती जी ने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से कला में स्नातक की यानी कि बीए की डिग्री हासिल की। 1976 में उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड किया और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की यानी कि वकालत की पढ़ाई की। राजनीति में प्रवेश से पूर्व वे दिल्ली के एक राजकीय स्कूल में अध्यापिका के रूप में शिक्षण का कार्य करती थी। इसके अलावा वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं के लिए भी अध्ययन करती थी। मायावती जी काशीराम जी से प्रेरित थी। मायावती जी काशीराम जी से एक तरह से कहे तो अट्रैक्ट थी, उनकी राजनीति से, उनके दलितों के प्रति काम करने के तरीके से। और इसी दौरान में मायावती जी प्रति दिन ब दिन मान्यवर काशीराम जी के नज़दीक आती गई। 6 भाई, 6 बहनें और 2 भाइयों के बीच में एक मायावती जी थी और बहुजन समाज पार्टी की आज वो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। माने तो बहुजन समाज पार्टी भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्गों यानी कि बहुजनों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और पांथिक अल्पसंख्यकों के जीवन में सुधार के लिए सामाजिक परिवर्तन के एक मंच पर केंद्रित एक ऐसा दल है जिसकी स्थापना काशीराम जी ने की थी। आगे बढ़ने से पहले आपको मायावती जी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में बताते हैं। मायावती पहली बार 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री बनी थी और 18 अक्टूबर 1995 तक उनका कार्यकाल रहा, यानी लगभग 7 महीने। दूसरी बार वे मुख्यमंत्री बनी 21 मार्च 1997 को और उनका कार्यकाल रहा 21 सितंबर 1997 तक, यानी कि 6 महीने। तीसरी बार वे मुख्यमंत्री बनी 3 मई 2002 को, क्षमा कीजिएगा, 3 मई 2002 को और 29 अगस्त 2003 तक उनका कार्यकाल रहा, लगभग 14 महीने। चौथी बार मायावती मुख्यमंत्री बनी वर्ष 2007 में। तब वे बहुजन समाज पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी और पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही। दोस्तों, राजनीति में प्रवेश करने से पहले मायावती जी सन 1977 में काशीराम जी के संपर्क में आ गई थी और उसके साथ ही उन्होंने एक पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ बनने का निर्णय ले लिया था। काशीराम जी के संरक्षण के अंतर्गत वे उस समय उनकी कोर टीम का हिस्सा रही, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया। जब वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई तो वे बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गई। राजनीति में हालांकि चुनाव तो बहुजन समाज पार्टी 1987 से लड़ रही थी, लेकिन जो मुख्य चर्चा हुई वो शुरू हुई 1995 में। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने वो चुनाव मिलकर लड़ा था। 256 और 164 सीटों पर चुनाव लड़े थे।
समाजवादी पार्टी उस चुनाव में 109 सीटें जीती थी और बहुजन समाज पार्टी का हाथी 100 यानी कि 67 सीटों पर लहराया था, हाथी का दाव चला था कहीं तो। लेकिन इन दोनों पार्टियों की, समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक रिश्तेदारी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। दोस्तों आपको बताते हैं, उस टाइम पे एक नारा चलता था, यह वो दौर था मंडल और कमंडल वाला। तो उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे एक नारा लगाया करते थे। वे बोलते थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो जो भारतीय जनता पार्टी थी उनकी पहचान कमंडल से थी राम मंदिर आंदोलन के बाद में, और जो अन्य विपक्षी दल थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी क्योंकि जनता दल से निकली थी, इनकी पहचान मंडल के रूप में होती थी। दोस्तों वर्ष 1995 की गर्मियां दोनों दलों के रिश्ते खत्म करने का सबसे ऐसा वक्त लेके आई जबकि दोनों पार्टियों में बिखराव आ गया। इन दोनों पार्टियों में, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बिखराव का जो मुख्य किरदार था वह था लखनऊ का गेस्ट हाउस। इस दिन जो घटा उसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से हाथ खींच लिए और वो सपा बसपा की जो गठबंधन सरकार थी उससे अलग हो गई। मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। भारतीय जनता पार्टी मायावती के लिए सहारा बनकर आई और कुछ ही दिनों में तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा को वो चिट्ठी सौंप दी गई जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और भाजपा उनके साथ थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, और उस रोज जब ये घटना हुई थी, गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद रहे शरद प्रधान जो एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने न्यूज एजेंसी बीबीसी को बताया था कि यह वह दौर था जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। इस बीच मायावती रेस्ट हाउस में एक कमरे में छिप गई थी। समाजवादी पार्टी के लोग उस कमरे को खोलने की कोशिश कर रहे थे और बचने के लिए उस कमरे में मौजूद लोगों ने दरवाजे के साथ सोफे और मेज लगा दिए थे ताकि चटकनी टूटने के बावजूद भी दरवाजा खुल न सके। वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश में खेले गए सियासी ड्रामे के तार दिल्ली से जुड़े होने की बात करते थे। उनका कहना था कि वर्ष 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो वह काफी बड़ा झटका लगा था। उसके बाद 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया था और अपनी पहली साझा सरकार बनाई थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी उस दौरान विपक्ष के नेता हुआ करते थे। दिल्ली में इस बात की फिक्र होने लगी थी दोनों बड़ी पार्टियों को, यानी कांग्रेस और भाजपा को, कि अगर लखनऊ में यह साझेदारी टिक गई, यानी कि अगर लखनऊ में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ टिक गया तो आगे काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी को पेशकश की गई थी कि वो समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ लें, तो भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन कर देगी और मायावती जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी। मुलायम सिंह को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ऐसी कोई खिचड़ी पक रही है दिल्ली से, और मुलायम सिंह चाहते थे कि उन्हें सदन में बहुमत साबित करने का एक मौका दिया जाए, लेकिन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों एक चर्चा चली थी और अब बताते हैं कि आपको कि आखिर उस समय कौन बचाने पहुंचा था मायावती जी को। इसी खींचतान के बीच जो ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक गठजोड़ में जो विवाद चल रहा था, तो इस खींचतान के बीच में अपनी पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती ने सभी विधायकों को स्टेट गेस्ट हाउस में बुला लिया था। उस समय मायावती जी भी वहीं थी और काशीराम जी भी स्टेट गेस्ट हाउस में थे। उसी दौरान समाजवादी पार्टी के लोग नारेबाजी करते हुए स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए। दोस्तों तभी से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस समय मायावती जी को धक्का दिया था और जो मुकदमा लिखवाया गया था वो भी यह था कि लोग उन्हें जान से मारना चाहते थे। इसी कांड को यूपी का गेस्ट हाउस कांड भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मायावती को बचाने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान ने जो
BBC को जानकारी दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इन दावों में कोई दम नहीं है कि भाजपा के लोग मायावती जी या उनके साथियों को बचाने के लिए वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि मायावती के बचने की वजह मीडिया थी। अगर कोई ऐसी बात थी भी सही, तो क्योंकि मीडिया वहां पूरा समय गेस्ट हाउस के बाहर लगातार खड़ी रही थी, बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे, और इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के लोग वहां से मीडिया को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। कुछ ऐसे भी लोग थे जो समाजवादी पार्टी द्वारा भेजे गए थे, जो मायावती जी के भी नज़दीक थे, और वे इस प्रयास में थे कि समझा बुझाकर किसी तरह से मायावती जी से दरवाज़ा खुलवा सकें। लेकिन क्योंकि शायद वो ऐसा समय था कि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में रिश्ते कुछ बिगड़ चुके थे, और रिश्ते भी ज़्यादा बिगड़ चुके थे, तो जो मध्यस्थ लोग पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के, उनके बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खुला। इसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यपाल के पास पहुंच गए थे, और उन्होंने राज्यपाल जी को वह पत्र दिया था कि भाजपा के विधायक उत्तर प्रदेश में बसपा का साथ देंगे सरकार बनाने के लिए। उस समय हालांकि काशीराम जी सुप्रीमो थे बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन क्योंकि काशीराम जी ने अपना राजनीतिक वारिस बना रखा था मायावती जी को, तो उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मायावती जी को बिठाया गया, और भाजपा के समर्थन से वह सरकार बनी, जो पहली सरकार 9 महीने चली। हमने आपको पहले भी जिक्र किया। दोस्तों, वही शुरुआत थी जहां से मायावती ने राजनीतिक सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। तो क्या मायावती ने कभी खुलकर इस दिन के बारे में बताया था कि असल में क्या हुआ उस दिन? इस सवाल के जवाब में शरद प्रधान कहते हैं, जी हाँ, कई बार उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिए थे, और कई बार इसके अलावा उस साक्षात्कार को भी ना देखा जाए तो मायावती जी ने कई बार ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मायावती जी ने खुद कहा कि उस दिन उनको मरवाने की साजिश थी, प्लानिंग थी कि उनके मौत के साथ, उनकी हत्या के साथ बहुजन समाज पार्टी भी खत्म हो जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग कभी भी इस बात को इत्तेफाक नहीं रखते, और उस समय मुलायम सिंह जी का एक बयान भी आया करता था कि वे तो उस राजनीतिक रिश्ते को दोबारा से मजबूत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मायावती जी को इस घटना के बाद में, गेस्ट हाउस कांड के बाद में, समाजवादी पार्टी से इतनी नफरत हो गई थी। इसलिए नफरत हुई थी, लोग बताते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि गेस्ट हाउस में जो उस रोज हुआ वह उनकी जान लेने की कोशिश थी, या जान लेने की एक साजिश थी। उस घटना के बाद में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। कहें तो मायावती जी ने आज तक भी उस गेस्ट हाउस कांड को एक मुद्दा मानती हैं। दोस्तों, हालांकि बीच में भी एक ऐसा दौर आया वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में, जबकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उन दोनों ने गठबंधन किया, और उस गठबंधन को बुआ बबुआ की जोड़ी के नाम से खूब प्रचारित किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा, और 3 सीटें छोड़ी गई कांग्रेस के लिए। लोहिया जी के बताए हुए रास्तों पर चल रही समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में मान्यवर श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया था, और फिर उसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को पछाड़ते हुए तब यहाँ सरकार भी बनाई गई थी। हालांकि ये गठबंधन कुछ गंभीर कारणों की वजह से ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका था, लेकिन अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने
यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला। हालांकि यह राजनीतिक रिश्ता भी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ साथ ही टूट गया और उसके बाद से आज तक समाजवादी पार्टी व बसपा की राहें अलग हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का रण का बिगुल बज चुका है, चुनावी नगाड़ा बज चुका है। 10 फरवरी से वहाँ चुनाव शुरू है, पहले चरण का चुनाव है और 10 मार्च को चुनाव परिणाम आ जाएगा। चुनाव परिणाम के बाद में कैसे हालात बनेंगे, क्या कभी फिर बिछड़े दोस्त एक भी हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में सभी संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देश रोजाना की पूरी नज़र रहेगी और वहाँ के तथ्यों और वहाँ के हालातों के बारे में हम समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। चुनाव तक उत्तर प्रदेश के राजनीतिक किस्सों का सिलसिला, ये सीरीज इसी प्रकार जारी रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हां, आपका यह सपना साकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में स्थित एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी सेक्टर 7 नजदीक हुडा सेक्टर 2 पलवल में अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहां आपको हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी सेक्टर 7 नजदीक हुडा सेक्टर 2 पलवल। यहाँ आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टील डोर 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई, ओपन जिम के साथ पार्क, 3226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 15 मिनट की दूरी पर केएमपी केजीबी, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235060606 पर, 8335060606 पर।